आज हम लोग नीट में जो 2023 में क्वेश्चंस आए थे फिजिक्स में उसके देखते हैं। क्वेश्चंस ठीक था 2023 में 22 के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन है लेकिन 22 के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा बेटर था। सच तो ये है कि इसमें से जेई मेन आया उससे भी कुछ क्वेश्चंस इसमें बेटर थे। खैर देखते हैं हम लोग। एक कहता है द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर। कोई सॉलिड स्फीयर है, सपोज ये आपका सॉलिड स्फीयर है ऑफ मास m and radius that is r about its own axis means central axis का लॉन्ग निकालना है to the radius of gyration of thin hollow sphere। कोई thin hollow sphere है, इसका भी मास उतना ही है m के बराबर and radius is again r about this axis। रेडियस ऑफ जाइरेशन का निकालना है, आसान सा क्वेश्चन है। आप जानते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन I इज इक्वल टू m के स्क्वायर होता है। रेडियस ऑफ जाइरेशन का आइडिया होगा ही। सपोज एक कोई बॉडी है, इसमें हर जगह डिफरेंट पार्टिकल रखे हुए हैं। सपोज टोटल मास ऑफ द बॉडी m इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। सपोज इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ होगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन। अगर ऐसा करें, सारा मास जो हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे रखें, राइट, टोटल मास के बराबर कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले जैसा हो। सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जाइरेशन। So I is mk square and this relation is like this. I is mk square and mk square is equal to m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square and so on। ये हो गया। और यहां कह सकते हैं सॉलिड स्फीयर का I कितना होता है 2/5 m k स्क्वायर आ गया, m r स्क्वायर इज इक्वल टू m k स्क्वायर। ये हो गया इसके लिए सॉलिड स्फीयर के लिए। अगर हॉलो स्फीयर का केस देखें तो उस केस में कितना हो जाएगा, I इज 2/3 mr स्क्वायर इज इक्वल टू m k2 स्क्वायर। अब ये दोनों को हमें डिवाइड करना है तो यहां कर देते हैं, लिख दीजिए m k2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 mr स्क्वायर, दिस इज 3। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, m कैंसिल हो जाएगा आपका, mr स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो दैट इज इक्वल टू 6/10। आप कह सकते हैं दैट इज 3/5 इज द आंसर। सो 3/5 इज द आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कहता है द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट्स। इन हाउ मच टाइम द एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल ड्रॉप्स टू 1/16। बेसिकली सैंपल में आप देखते हैं n इज इक्वल टू n नॉट टू द पावर e माइनस लैम्डा टी होता है। वैसे एक्टिविटी के टर्म में ले कोई भी ले सकते हैं इक्वेशन r नॉट इन e टू पावर माइनस लैम्डा टी, ऐसा देख सकते हैं। खैर, तो ये इक्वेशन लगाते हैं कब, हालांकि ये क्वेश्चन भी बन जाएगा लेकिन थोड़ा सा लेंदे है, इसमें लॉग वगैरह का वैल्यू की जरूरत पड़ती है, राइट, जो आपने सोल्व किया होगा। अगर 2 के पावर में कुछ इक्वेशंस हो तो इसको हम ऐसे सोल्व नहीं करेंगे, आप कर सकते हैं, लेंदी होगा लेकिन यहाँ लॉग वगैरह का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो उसको दूसरे मेथड से बनाते हैं। जैसे आप जानते हैं आफ्टर लैप्स ऑफ वन हाफ लाइफ कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू n नॉट बाई 2। इसको लिख सकते हैं n/n नॉट इज इक्वल टू 1/2, इसको पावर 1 भी लिख सकते हैं। आफ्टर लैप्स ऑफ 2 हाफ लाइफ ये हो जाएगा कितना, n/n नॉट इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 2, 1/4 हो जाएगा। आफ्टर लैप्स ऑफ 3 हाफ लाइफ कितना हो जाएगा, n/n नॉट इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 3। उसी आफ्टर लैप्स ऑफ p हाफ लाइफ ले तो इस केस में हो जाएगा n/n नॉट इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर p, वेयर p इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, हाफ लाइफ्स। यहां से इजीली आप निकाल सकते हैं। तो आप जान सकते हैं r जो होगा r या n के टर्म में निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, r या n ले लीजिए। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल नंबर्स रिमेनिंग, राइट, कितना हो जाएगा p इंटू टी हाफ इंटू नंबर ऑफ हाफ लाइफ, कितने बचेंगे। p कितना कहता है इसमें, और 1/16 मींस यहां दिया हुआ है n/n नॉट इज इक्वल टू 1/16, दैट इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर यहां 4 आ गया, मींस कह सकते हैं p इज इक्वल टू 4। सो यू कैन राइट हियर 4 इनटू हाफ लाइफ इज गिवन, दैट इज 20 मिनट्स, दैट इज 20, सो दैट इज योर 80 मिनट्स, दिस इज द आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड component oscillates sinusoidally at a frequency of this hertz. The amplitude of electric field is 48 volt per meter. Then amplitude of oscillating magnetic field का वैल्यू हमें निकालना है। अब जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में E को वाइब्रेट करते हैं, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, वाइब्रेट करवाते हैं इस तरह से। इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड को हम वाइब्रेट करवाते हैं, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, तो दोनों के परपेंडिकुलर आपका लाइट निकलता है सपोज इस डायरेक्शन में। क्लियर? और आप जानते हैं E अपॉन बी इज इक्वल टू सी। E का वैल्यू आप लिख सकते हैं इंप्लाइज E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई बी नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू सी। साइन ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, हमें एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सो यू कैन राइट हियर बी नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाई सी। एक क्वेश्चन बेसिकली इसमें जेईई मेन में भी आया है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज गिवन 48 अपॉन सी इज 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड। नहीं भी तो डाटा हमेशा दिया हुआ रहता है, दैट इज 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड। इसको आप ले जाएंगे तो आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 48 है, 3 है, तो कितना आएगा ये आपका, अगर सोल्व करें तो कितना आएगा 16 अपॉन 10 to the power 8 दैट इज 1.6 into 10 to the power -7। ऐसा कुछ वैल्यू आया था आपका, ऊपर ले जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। इसी में मैं ऑप्शंस देना भूल गया, शायद ऐसा ही आया था। इतना टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा। क्लियर? यही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द टेम्परेचर ऑफ गैस इज द टेम्परेचर दैट इज गिवन हियर। अच्छा यहां नोट में है ही, देख लूं ऑप्शन क्या क्या दिया हो, एक मिनट चश्मा ले लूं। इस केस में that is given option, options are given 1.6 into 10 power -6 टेस्ला और फिर 1.6 10 power -7 टेस्ला, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 1.6 into 10 power -7 टेस्ला। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ गैस एट -50 डिग्री सी इज गैस इज द टेम्परेचर ऑफ गैस इज एट -50 डिग्री सी at -50 degree C, to what temperature the gas should be heated so that RMS speed is increased by 3 times। ये भी आसान क्वेश्चन है। आप जानते हैं RMS स्पीड VRMS इज इक्वल टू कितना होता है 3RT डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, या ऐसा कर सकते हैं 3kT डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, मींस VRMS प्रोपोर्शनल टू √T। इसको कह सकते हैं V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 अंडर रूट। और इसमें कहता है टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट RMS स्पीड इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स। सो V1 is suppose V1, V2 becomes 3V1 that is equal T1 is given -50 degree C, so 273 -50 divided by at what temperature, एथ आपका T2 दैट इज टू बी फाइंड आउट। इसे सोल्व कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 1/9 इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कीजिए तो जो भी है सोल्व करेंगे तो आपका T2 का वैल्यू आ जाएगा, दैट विल बी योर आंसर। कोई ना कोई सही होगा इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सोप सॉल्यूशन इज नियरली सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज गिवन। कहता है कोई सोप सॉल्यूशन से सोप बबल बनाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। अब जानते हैं W इज इक्वल टू 2TA होता है इफ फ्री सरफेस इज 2 एंड W इज इक्वल टू TA होता है इफ फ्री सरफेस इज 1। फ्री सरफेस किसको बोलते हैं? फ्री सरफेस कहता है फ्री सरफेस इज द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विथ एयर, एयर के कांटेक्ट में जो सरफेस होता है उसको बोलते हैं फ्री सरफेस। जैसे सपोज कोई कंटेनर में हम लिक्विड लिए, सपोज यहां तक लिक्विड है तो फ्री सरफेस इसमें कितना हो गया 1। अपर जो लेयर है एयर के कांटेक्ट में है। कोई आपका लिक्विड ड्रॉप है तो बाहर का लेयर है जो एयर के कांटेक्ट में है तो फ्री सरफेस इज 1। कोई लिक्विड ड्रॉप है, कोई कंटेनर के अंदर लिक्विड है, सॉरी कोई एयर बबल है तो अंदर होगा, अंदर का जो लेयर है एयर के कांटेक्ट में तो इसमें फ्री सरफेस
1 हुआ। लेकिन कोई सोप बबल लेते हैं तो सोप बबल में अंदर का जो लिक्विड का लेयर है वो भी एयर के कांटेक्ट में है, यहां भी एयर है, बाहर भी एयर है, तो दो सरफेस एयर के कांटेक्ट में, तो इसमें फ्री सरफेस कितना हो गया, दैट इज योर 2। तो यहां निकाले तो फॉर्मूला आपका ए लगेगा, W इज इक्वल टू 2TA इज इक्वल टू 2T इंटू 4 पाई R स्क्वायर। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने कहता है, नियरली कहता है इसमें, तो 2 डाल सकते हैं, ट्वाइस इंटू टी का वैल्यू दिया हुआ है 0.03 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू रेडियस इज गिवन 2 सेंटीमीटर। तो आप यहां कह सकते हैं दैट इज 2/100 इंटू 2/100, राइट। अब इसको सोल्व कीजिए, कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर what is the equivalent focal length of the combination? Sorry, अब ये मैं देखा था, लिखा था मैं, मुझे याद है कुछ इसी तरह से है, फिगर में देना भूल गया। ये इस तरह से कुछ है, फिगर कुछ इस तरह से है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज दिया हुआ है 1.6, इस ए बी इधर भी कुछ है, दैट इज लाइक दिस इज ऑल्सो 1.6 एंड इसका लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉन्वेक्स लेंस है उसका भी 1.6 है। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है। अब जानते हैं अगर लेंसेज कांटेक्ट में है तो नेट फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। अब यहां देखना है कि इस कॉम्बिनेशन में क्या कैसे यूज करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि इसको मान ले एक लेंस और इधर आपका मीडियम है तो f 1/f इक्वल टू mu upon mu dash minus 1 into 1/r1 minus 1/r1 minus 1/r2। ये फार्मूला नहीं चलेगा इसमें। ये अगर ऐसा है तो इसका तो तीन लेंसेज कांटेक्ट में है, एक हो गया प्लेनो कॉनकेव लेंस इधर और एक प्लेनो कॉनकेव लेंस इधर और एक डबल कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होगा। तो इसके लिए अगर f1 निकालना चाहें तो 1/f1 इज इक्वल टू, सपोज लाइट इधर से, किस डायरेक्शन ऑफ लाइट आप मान सकते हैं, and you know in direction of incident light all horizontal distances are positive and opposite direction of incident light horizontal distances are negative। सपोज लाइट हम इधर से माने, आप इधर से मान सकते हैं। तो 1/f is equal to mu minus 1, इसका दिया हुआ 1.6, तो कह सकते हैं 1.6 minus 1 into 1/r1, r1 is given this, तो 1/infinity minus 1/r2, लाइट ऐसे गया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसका इसी डायरेक्शन में होगा, तो दैट इज पॉजिटिव, सो दैट इज गिवन 20 सेंटीमीटर। इसका रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, इसका भी रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर फिगर में, तो 1/20, राइट, a प्लस 20 होगा। इसको सोल्व कीजिए तो 1/f1 आ गया। 1/f2 इसका निकालना चाहे तो 1/f2 इज इक्वल टू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ 1.5, लेंस का दिया हुआ सॉरी 1.5, सो दैट इज योर 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1, लाइट ऐसे माने तो इसका रेडियस इस डायरेक्शन में होगा, तो 1/+20 माइनस 1/, इसका रेडियस इस डायरेक्शन में होगा, लाइट हम इधर माने तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट दैट विल बी नेगेटिव, सो दिस इक्वेशन बिकम्स -20, सॉरी दिस फोकल लेंथ बिकम्स -20। 1/f2 हो गया। नाउ 1/f3 के लिए अगर निकालना चाहें, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, तो इसमें भी कितना आ जाएगा, mu minus 1, 1.5 माइनस सॉरी 1.6, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, माइनस, फिर से देखते हैं, 1.6 माइनस 1 इंटू 1/r1, 1/r1 कितना, लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ, इसका रेडियस इस डायरेक्शन में है, तो 1/-20 माइनस 1/infinity, ये -20 है आपका, राइट। अब तीनों को ऐड कर दीजिए, विल गेट द आंसर, ठीक। नेक्स्ट कहता है 10 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी ऑफ EMF E एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। सपोज सेल्स हैं बहुत सारे, ये 10 सेल्स हैं, सबका EMF E दिया हुआ, सॉरी कनेक्टेड, इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल दिया हुआ है, कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF E, इस तरह से कनेक्ट किए। नाउ देन दोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब कहता है फिर सबको हम पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, लाइक दिस, इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, और सोर्स वही है थ्रू सेम बैटरी ऑफ EMF E, राइट। सॉरी, these are the resistances, not cells. These are the resistances. These are the resistances, not cells. हाँ, ये आपका EMF E है, इसके साथ कनेक्टेड है।
ये सपोज एन रेजिस्टेंस है, सीरीज में है तो करंट कितना होगा, I इज इक्वल टू नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। 10 रेजिस्टर सीरीज में था, राइट, रेजिस्टेंस आर, तो कितना हो गया इसमें सीरीज में 10R, ऐसा कुछ होगा। नाउ नेक्स्ट कहता है कि पैरेलल में जब ज्वाइन करेंगे तो करंट बिकम्स n टाइम्स, तो एन आई इज इक्वल टू नेट ईएमएफ डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R बाई 10, तो 10 ऊपर चला जाएगा, ये दोनों को अगर डिवाइड कर दे हम तो यहां से I कैंसिल हो जाएगा, E अपॉन R कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से n इज इक्वल टू आपका आ गया 100। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, the st graph of particle performing a system is shown in the figure. The acceleration of the particle at t is equal to 2 second. acceleration कितना होता है जानते ही हैं, निकालने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे आसानी से मैं बता दूं, डिस्प्लेसमेंट होता है x इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस 5, अगर डिफरेंशिएट कर दिए तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू ओमेगा बाहर आ जाएगा, माइनस ओमेगा साइन का कॉस होता है, तो a ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस 5, दिस इज योर वेलोसिटी। और अगर dv अपॉन dt करें, dv अपॉन dt करें तो कितना हो जाएगा, एक ओमेगा और बाहर आएगा, cos का माइनस साइन, तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर cos, सॉरी cos था तो साइन हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस 5। यही आपका हो गया आपका एक्सेलरेशन f, यहां a से नहीं रिप्रेजेंट कर रहा क्योंकि एक a से हम एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट कर चुके, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आपका इतना आया। अब कहता है इन द द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकंड, 2 सेकंड जब पार्टिकल यहां पे टाइम सेकंड में दिया हुआ, 1 मीटर में दिया हुआ, तो 2 सेकंड में एक्सेलरेशन कितना होगा, तो 2 सेकंड देखते हैं एम्पलीट्यूड का पोजीशन है, यहां पे कितना होगा फेस 90 डिग्री, राइट ना, तो यहां से डायरेक्ट कर सकते हैं cos 90 इज 1, सॉरी sin 90 इज, यहां से करेंगे हम लोग cos 90 नहीं, सॉरी एक्सेलरेशन sin 90 इज 1, तो आपका एक्सेलरेशन dv अपॉन dt जो होगा f इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर। अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो कहीं जगह ढूंढ लूं, इसको मैं यहां देखता हूं, तो आपका आ गया f इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहां पे कहता है फेज आपका 90 है, सो a माइनस a इंटू ऑप्शन किस फॉर्म में करता है पाई, एम्पलीट्यूड एक और देखते हैं हम, ओमेगा को अगर हम लिख लें 2 पाई बाई टी तो कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, सो माइनस ए इंटू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर कितना होगा, टाइम पीरियड कितना करता है, एक टाइम पीरियड एक ऑसिलेशन पूरा करने में 8 सेकंड लगता है, सो टी स्क्वायर इज 8 इंटू 8। इसको सोल्व कीजिए, जो वैल्यू आएगा एक आंसर आ जाएगा। क्लियर? पाई के टर्म में कहता ये कर सकते हैं, इसको यहां से यहां काट दीजिए, तो एक के टर्म में एम्पलीट्यूड इज गिवन कितना 1 मीटर, ये दिया हुआ 1 मीटर, तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए 1, काट ही दीजिए इसको, तो 4 से 2 हो जाएगा, सो माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई ऑप्शन है इसमें, पाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन कहता है द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन 9, द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक produced by an open pipe so that to that of closed pipe having same length is option A
3:1, B 1:2, C 2:1, D 1:3। कहता है द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस्ड बाय एन ओपन पाइप टू दैट ऑफ क्लोज्ड पाइप हैविंग सेम लेंथ, लेंथ सेम करता है। आप क्लोज ऑर्गन पाइप में जानते ही हैं कितना होता है, V/4L, V/3V/4L, 5V/4L, 7V/4L एंड सो ऑन। इसमें जो फर्स्ट होता है दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल एंड रिमेनिंग आर कॉल्ड ओवरटोन्स। दिस इज फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन एंड सो ऑन। अगर हम ओपन ऑर्गन पाइप करें तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसीज आते हैं V/2L, 2V/2L, 3V/2L, 4V/2L एंड सो ऑन, राइट। इस केस में ए आपका फंडामेंटल हुआ एंड दीज आर द ओवरटोन्स, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन एंड सो ऑन। तो कहता है द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक, बेसिकली ये थोड़ा सा नीट में क्वेश्चन में और देखे थे कि इलेक्ट्रिक डायपोल लिखे हुए सेपरेशन बहुत लार्ज दिए हुए हैं, तो थोड़ा बेसिकली फंडामेंटल हार्मोनिक नहीं होता, फंडामेंटल इज द लोएस्ट हार्मोनिक, दैट इज द फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल हार्मोनिक कोई चीज नहीं होता, कोई नोट है जैसे सारे गामा पादा नी सा या डू रे मी फा सोला टी डू बोलते हैं तो सा इज द फंडामेंटल एंड रे गामा एंड सो ऑन आर ओवरटोन्स। वैसे डू रे मी फा सोला टी डू में डू इज द फंडामेंटल, रेस्ट आर ओवरटोन्स। सो दिस इज फंडामेंटल, दीज आर द ओवरटोन्स। तो कहते हैं दोनों का फंडामेंटल लेंथ सेम है, तो NC इज इक्वल टू N ओपन। तो NC आप जानते हैं V अपॉन होता है 4L इज इक्वल टू V अपॉन 2L। लेंथ ऐसा ही करता है। तो रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज, दोनों का फ्रीक्वेंसीज निकालना है, तो रेशियो निकालना है, तो देखिए कितना हो जाएगा, NC अपॉन N ओपन कर दीजिए। NC ऐसा कर देते हैं, NC दैट इज इक्वल टू V अपॉन 4L एंड N ओपन इज इक्वल टू V अपॉन 2L। डिवाइड कर दीजिए, सो V भी कैंसिल्ड आउट, दैट इज इक्वल टू 1:2। क्लोज टू ओपन कहता है तो ओपन टू क्लोज इसमें कहता है तो N ओपन अपॉन N क्लोज हो जाएगा 2:1, जो भी है। क्वेश्चन 10 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ आसान क्वेश्चन को मैं लिखना ज्यादा नहीं चाह रहा, चलिए। एक कहता है a vehicle travels half the distance with a speed v and remaining distance with a speed 2v. Its average speed is options are given, जो भी है। तो कहता है a vehicle travels half distance with v and remaining distance with a speed 2v। सपोज कोई एक डिस्टेंस है, सपोज इसका हाफ डिस्टेंस है जो v स्पीड से ट्रेवल करता है, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस 2v से। तो कहता है एवरेज निकालना। यूनिफॉर्म स्पीड का केस है, हाफ डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड से जाता है, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड से। सपोज ये डिस्टेंस हम मान लिए x, हाफ ऑफ कहता है तो फ्रैक्शन नहीं लाने के लिए 2x मान लीजिए। तो एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल या टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2x डिवाइडेड बाई, इसमें सपोज टाइम लगा t1, इसमें लगा t2, सो t1 प्लस t2। आप जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम t, तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। इसको लिख सकते हैं 2x अपॉन t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, x डिस्टेंस डिवाइडेड बाई v1 प्लस नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस x डिवाइडेड बाई ट्वाइस v। इसको सोल्व कीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी तो सब आसान है, जो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था उसको मैं करवा दिया था, लिख चुका था। बाकी इलेक्ट्रिक डायपोल का क्वेश्चन भी बताया। बाकी एक वायर है, वायर के थ्रू एक लोड लटका दिया W है, तो उसमें कितना स्ट्रेस होगा ये निकालना है। वेंचुरी मीटर एक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज थ्योरम में जानते ही होंगे आप लोग।
वेंचुरीमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, एक क्वेश्चन ए है। फिर एक ग्रेविटेशन का है कि एम और एम इतना डिस्टेंस पे है तो कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है ना। एक एरर का है, द एरर इन मेजरमेंट व्हिच अराइजेस ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन टेंपरेचर एंड वोल्टेज, तो रैंडम एरर होगा। रैंडमली कोई भी चीज एरर तीन तरह का होता है ना, चलिए उसको, एरर तीन तरह का होता है बेसिकली। एरर एक होता है, एरर थोड़ा सा बता दें इसको आप लोग को अगर नहीं पता है तो, एरर बेसिकली तीन तरह का होता है। एक होता है कांस्टेंट एरर, सेकंड होता है आपका सिस्टमेटिक एरर, थर्ड होता है आपका रैंडम एरर। इस कांस्टेंट एरर कहता है कि हमेशा सपोज कांस्टेंट ही एरर दिखाए। जैसे सपोज अगर मिस्टेक के टर्म में समझें तो सपोज आपको 100 रुपया मिला तो आप 10 रुपया चुराए, 200 रुपया मिला तब भी आप 10 रुपया चुराए, 300 रुपया मिला तब भी आप 10 रुपया चुराए, तो आप कहेंगे आप कांस्टेंट चोर हैं। वैसे ही एरर में कोई एरर कांस्टेंटली होता है, कितना भी डिफरेंस हो तो एरर कांस्टेंट दिखाएगा, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट एरर। सिस्टमेटिक एरर कहता है सिस्टम के अकॉर्डिंग कि 100 रुपया मिला तो 10 मारेंगे, 200 मिला तो 20 मारेंगे, 300 मिला तो 30 मारेंगे, सिस्टमेटिकली बढ़ता जाएगा, तो ऐसे ही एरर बढ़ता जाता है, दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। एक होता है रैंडम एरर, 100 मिला तो 20 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं, 100 भी पूरा उड़ा सकते हैं हम, तो रैंडमली वो भी कोई चीज रैंडम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन के लिए एक छोटा सा लिख देता हूं, क्वेश्चंस तो सब ऐसे ही हैं जो ठीक ठाक थे मैं करवा दिया हूं। क्वेश्चन एक देखते हैं 11, एक कहता है द रेडियस ऑफ इनरमोस्ट ऑर्बिट of hydrogen atom is 5.3 into 10 to the power 11 meter. What is the radius of third allowed orbit in hydrogen atom? थर्ड ऑर्बिट में कितना होगा? आसान सा क्वेश्चन है। आप जानते हैं Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर R1, ये है। अब थर्ड ऑर्बिट का निकालना है तो यहां से लिख सकते हैं R3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू R1 इज गिवन 5.3 इंटू 10 पावर 11। बस इसे सोल्व करना है और कुछ है नहीं। नेक्स्ट एक लॉजिक गेट्स पे है, इस आसान सा क्वेश्चन इनपुट देने के लिए। एक आपका इंपीडेंस पे है, वैल्यू दिया है तो इजीली कट कर जाएगा, और तो कुछ 50 हो गए। रेजिस्टेंस वायर कैरिंग कितना, मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है, ये आसान क्वेश्चन है। एनर्जी रिक्वायर्ड, वर्क डन, मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, चलिए ये देख लेते हैं। द मैग्नीट्यूड, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें क्वेश्चन 12, एक कहता है द मैग्नीट्यूड एंड direction of the current in the following circuit is सर्किट आपका ऐसा दिया हुआ है, ये 2 ओम है, ये 10 वोल्ट है, ये आपका 5 वोल्ट है, ये आपका 1 ओम है। यहां से आपका 7 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये है 7 ओम, दिस इज 1 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 10 वोल्ट एंड दिस इज 5 वोल्ट। सो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना है, इसमें 4 ऑप्शंस दिए, इतना एम्पीयर फ्रॉम बी टू ए थ्रू जो भी है। तो इसमें करंट कितना हो गया, देखिए 10 वोल्ट इस डायरेक्शन में, 10 वोल्ट का डायरेक्शन ऐसे है, 5 वोल्ट का ऐसा है। हायर वोल्ट है तो आपका चार्जिंग होगा, लोअर वोल्ट आपका डिस्चार्जिंग होगा, या पोटेंशियल मेथड से भी निकाल सकते हैं। गेटिंग इट? तो यहां कह सकते हैं थ्रू ई, ए पॉइंट का नाम दिया हुआ है कुछ ई, ठीक। तो करंट निकालना होगा तो आई इक्वल टू नेट ईएमएफ, एक डिस्चार्जिंग ज्यादा है, चार्जिंग आपका कम है, तो नेट 10 माइनस 5 अपॉन नेट रेजिस्टेंस 2 plus 3 plus 10 that is plus 7 that is your 10, तो 5 upon
10 is equal to 1/2 ampere. 1/2 ampere is the current, right? 1.2 का मतलब यहां दिया ऑप्शन 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर है और डायरेक्शन क्या होगा, आपका डिस्चार्ज इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे होगा, तो थ्रू ई से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। यही था, यही कुछ क्वेश्चन से आसान थे। बाकी नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट साइड 2022 का लाऊं मैं, उसके बाद 2-4 सेट हम लोग डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक।